प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म पर अवकल समीकरण का हल पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत एक कोटि और एक घातीय अवकल समीकरण का हल पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग ऐसे अवकल का समीकरण का अध्ययन एक ऐसे अवकल समीकरण का अध्ययन किए जिसका हल वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा किया गया था। मतलब चरों का पृथक्करणीय विधि द्वारा हम हल किए थे। इसमें किया गया था कि यदि कोई भी अवकल समीकरण इस रूप में था f(x) और f(x, y), ठीक है ना, और हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि gx और hy, ये दो इसका गुणनखंड या इसको दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा सकता था। gx x का फलन था और hy y का फलन था। तो हम इसको किए क्या थे कि dy बटा hy बराबर था dx बटा gx, मतलब x वाला पद dx के साथ कर लिए थे, y वाला पद जो है dy के साथ कर करके और समाकलन हल करके हम अवकल समीकरण को हल किए थे। उसी के अंतर्गत आज अभी उसी मेथड से ही कुछ प्रतिबंध के अंतर्गत इसी प्रकार के अवकल समीकरण का हल हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है NCERT प्रश्नावली 9.4 का 14वां प्रश्न है, कहा गया दिए गए प्रतिबंध के अंतर्गत इस समीकरण का हल करिए। तो हम प्रतिबंध का मतलब देखिए, सबसे पहले अवकल समीकरण को जो पुराना मेथड था जो हम इसके पहले पढ़े थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके द्वारा सबसे पहले हम हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखते थे लास्ट में क्या आ जाता था, एक अचर पद समाकलन करने के बाद एक अचर पद उसमें हम जोड़ देते थे। प्रतिबंध का मतलब हो गया कि उस अचर मान दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत उस अचर का मान निकाल करके और अचर का मान रखना है। बस लिखा हुआ है इस समीकरण का हल करना है जब x बराबर 0 और y बराबर 0। तो सबसे पहले हम दिए हुए अवकल समीकरण को लिख लिए, dy बाई डी एक्स बराबर y tan x। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं कि y वाला पद dy के साथ पूरा का पूरा आ गया है और x वाला पद dx के साथ हो गया। ये हो गया 1/y का log mod ऑफ y tan x का log sec x। अब दोनों चूँकि दोनों इंटीग्रेंड दोनों का समाकलन log आ रहा है तो अचर पद को हम c के रूप में लिख दिए। ठीक, देखिए log y हो गया, log m प्लस log n log mn हो जाएगा, मतलब y गया y बराबर c sec x। तो एक पहले की तरह हल किया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रतिबंध दिया हुआ उसका प्रयोग करते हुए c का मान ज्ञात करना। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए जो हल आया। जब x बराबर क्या है 0 है तो y का मान कितना है 1। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे और जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो y का मान 1 है जब x बराबर 0। sec 0 का मान 1 होता है तो c का मान आ गया 1। उसी c का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दिए, c का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिए हैं। तो y बराबर हो गया sec x। यही जो है अवकल समीकरण का दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत हल है। इसमें 2-3 तरह का प्रश्न दिया हुआ है, कर लीजिएगा, और पिछले बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हुए होंगे इस तरह का हल करिएगा। ठीक, एक और देखा जाए। अब वही प्रतिबंध थोड़ा सा अलग रूप में दिया हुआ है। ये उसी प्रश्नावली का 16वां प्रश्न है। कह रहा है कि अवकल समीकरण x y इतना दिया हुआ है के लिए बिंदु इतने से गुजरने बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करिए। अवकल समीकरण दिया हुआ वक्र ज्ञात करना है, मतलब अवकल समीकरण को हल करना है। सबसे पहले अवकल समीकरण को हम हल करेंगे, उसके बाद जो प्रतिबंध दिया हुआ है उसके अंतर्गत हम c का मान ज्ञात करेंगे और c का मान रखने के बाद जो व्यंजक y और x में प्राप्त होगा वही वक्र का समीकरण होगा। अब देखिए ये दिया हुआ है x y, ये चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यह वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा हल हो जाएगा कि पूरा का पूरा y का जो पद है dy के साथ आ जाए और x का पद केवल dx के साथ हो। तो देखिए ये हो गया y
और वाई प्लस टू इधर नीचे आ जाएगा, तो इतना हो गया आई एक्स प्लस टू बटा एक्स। यहाँ देखिए आ गया। अब हम देख रहे हैं कि वाई का पूरा पद सेपरेट होकर के डी वाई के साथ, और एक्स वाला पद जो है सेपरेट होकर के डी एक्स के साथ आ गया। ठीक, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे अंश में हर दो जोड़ दिए और दो घटा दिए, इसको उसी तरह रखे हुए हैं। तो अब अलग अलग कर देंगे, वाई प्लस टू अपान वाई प्लस टू ए वन हो जाएगा, माइनस टू अपान इतना एक्स अपान एक्स वन हो जाएगा, प्लस टू वाई एक्स डी एक्स। इसका हम समाकलन कर लिए, समीकरण नंबर 1 आ गया। लेकिन यह तो हो गया वक्र का, लेकिन प्रतिबंध क्या दिया हुआ है कि वह बिंदु 1 कामा -1 से वह वक्र जा रहा है। इसका मतलब कि जो भी आया हुआ है समीकरण नंबर 1, यह कहाँ से, यह वक्र का ही समीकरण है, लेकिन प्रतिबंध दिया हुआ 1 कामा -1 से। इसका मतलब सी का मान ज्ञात करना है दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत। चूँकि यह 1 कामा -1 से होकर जा रहा है, इसका मतलब कि x बराबर 1 रखा जाएगा और y बराबर -1 रखा जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ लिखा हुआ, चूँकि इस वक्र 1 बिंदु 1 कामा माइनस से जाता है, इसे x बराबर 1 और y बराबर -1 रखेंगे। हम रखेंगे c का मान आ जाएगा -2, और c का जो भी मान आएगा अवकल समीकरण हल करने के पश्चात जो पहला समीकरण आया हुआ है उसमें हम रख देंगे। देखिए यहाँ पे c का मान -2 आ गया, y और x को यहाँ पक्षांतर y -x हो गया, लाग वाला पद एक तरफ कर लिए। देखिए ये हो गया y -x, लाग m पे घात n, n लाग m होता है तो इसको ऐसे लिख लिया गया है, इसको भी ऐसे लिख लिया गया है, लाग m प्लस लाग n, लाग m n हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये था कि अवकल समीकरण दिया था, उसको हल करके किसी प्रतिबंध के अंतर्गत हम वक्र का समीकरण ज्ञात करिए। अब आगे जो 2-4 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर आते हैं, सबसे पहले क्या करना है, अवकल समीकरण बनाएंगे। अवकल समीकरण बना करके क्या करेंगे, उसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद यदि प्रतिबंध दिया हुआ है तो उस प्रतिबंध के अंतर्गत हम सी का मान ज्ञात करेंगे, और सी का मान जो है रख करके हम अभीष्ट वक्र का समीकरण ज्ञात करेंगे। जैसे 17वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करा बिंदु 0 कामा -2 से गुजरने वाले। अब देखिए प्रतिबंध दिया गया है कि 0 कामा -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी किसी बिंदु x कामा y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x के निर्देशांक के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो अब ऐसे वक्र का समीकरण क्या, देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ, किसी बिंदु x कामा y पर, तो हम जानते हैं प्रश्न हम जानते हैं कि वक्र के किसी बिंदु x कामा y पर, x कामा y पर, x कामा y का मतलब x निर्देशांक x हो गया और y निर्देशांक क्या है, y के बराबर। हम जानते हैं कि वक्र के किसी बिंदु x कामा y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वह किसके बराबर होती है, dy बाई dx की होती है। कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है और उस बिंदु के y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना है, y है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना हो गया और y निर्देशांक हो गया y। यह कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हो गया, यह किसके बराबर है, x निर्देशांक के बराबर है। तो यह समीकरण आया। देखिए ये जो हमारे समीकरण बन गया दिए कंडीशन के अंतर्गत, ये आ गया कि प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। अब हम देख लेंगे कि यह क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होना है, तो हो रहा है कि डी वाई वाला पद डी वाई के साथ आ गया, देखिए, और x वाला पद डी एक्स के साथ आ गया। दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1, यह लिखा भी हुआ है, तो यह हो गया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि इसी समीकरण में हम सी का मान रखेंगे दिए हुए प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए। अब यह वक्र जो आया, देखिए यह वक्र जो है किसी बिंदु से होकर जा रहा है 0 कामा -2 के जा रहा है। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 में x बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे और y बराबर -2, तो x बराबर 0 और y बराबर -2। ठीक, यहाँ पे देखना है कि 0 कामा 2 है कि 0 कामा -2 ठीक, तो यहाँ
ये हो जाएगा -2 का, यहाँ -2 लिख देंगे, यहाँ y बराबर -2 हो गया रखने पर। x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर c का मान कितना आ गया 2, और c का यह 2 मान किस में रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर ये y स्क्वायर बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 4, यही वक्र का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। एक प्रश्न और देखा जाए अलग तरह का है, उसी का ही 19वां है। कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसमें हवा भर करके फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बढ़ रहा है, इसका मतलब समय के साथ वह एक समान अचर गति से बढ़ रहा है। समान मतलब कि जो आयतन परिवर्तन की दर है वह क्या है, अचर है, समय के साथ अचर है। कह रहा यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या, आरंभ का मतलब जब टाइम क्या है 0 था, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे भरना और थी, आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद कितनी हो रही है, 6 इकाई हो जा रही है। तो 30 सेकंड के पश्चात उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करिए, ये कह रहा है। ठीक, अब तो हम लिख रहे हैं माना कि गुब्बारे का आयतन, माना कि गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर अचर, अचर मतलब कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया के है। जो आयतन परिवर्तन समय के साथ आयतन की परिवर्तन की जो दर है वह अचर है, तो मान लिया गया वह के बराबर है। गुब्बारे का आयतन, चूँकि गुब्बार गोलाकार होता है, गोले का आयतन फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि जो गुब्बारे का आयतन है समय के साथ उसके परिवर्तन की दर मतलब dv/dt वह एक अचर है के, ठीक। और ये हो गया d/d, v का मान हम जानते हैं क्या है 4/3 पाई r क्यूब, तो d/d 4/3 पाई r क्यूब बराबर हो गया के। 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का करेंगे तो जाएगा 3 स्क्वायर dr/dt इंटू के। अब देखिए ये आ गया हमारा 4r² dr, ठीक आ गया। r वाला पद dr के साथ है और अचर dt के साथ है, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर दिए, आ गया। अब यहाँ देखिए समाकलन जब कर दिए तो ये हमारा आ गया ये समीकरण नंबर 1। सी क्या है, यहाँ एक अचर पद है और के भी हमने माना है कि अचर है, यहाँ 2 अचर आ रहा है। तो जब प्रतिबंध दिया हुआ है, दिए हुए प्रतिबंधों के अंतर्गत हम दोनों अचर का मान ज्ञात कर लेंगे, और जब भी दोनों अचर का मान ज्ञात हो जाएगा तो समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे, ठीक। अब पहला कंडीशन दे रहा है कि जब टी पर प्रारंभ है, मतलब टी बराबर क्या है 0 है, तो r का मान, त्रिज्या का मान कितना है 3 है। तो r देखिए टी बराबर 0 रख देंगे, इसमें समीकरण नंबर 1 में टी बराबर क्या रखेंगे 0 रख देंगे, r बराबर 3 रख देंगे। टी बराबर 0 r बराबर 3 रखने पर c का मान आ गया 36 पाई, 36 पाई हो गया। अब कह रहा है 3 सेकंड के बाद, मतलब जब टी बराबर कितना है 3 सेकंड है, तो r का मान कितना है 6 है। देखिए इसी समीकरण समीकरण नंबर 1 से देखिए r का मान 6 है, तो समीकरण 1 में r बराबर क्या रख देंगे 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा बायां पक्ष। k हो गया, t का मान कितना है 3 रख देंगे, और c का मान कितना आया हमारा 36 पाई आया है, 36 पाई, ठीक। हल करके हमारा मुख्य उद्देश्य है कि k का मान, देखिए एक अचर पद का मान यहाँ निकल गया था, दूसरे का प्रयोग करते हुए हम k का मान निकालिए 84 पाई आ गया। k और c का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, 2 अचर था, दोनों का मान समीकरण 1 में रख देंगे। r क्यूब बराबर आ गया इतना, r बराबर हो जाएगा इतने का घात 1/, ठीक है। r का मान जो है इतना हो जाएगा, ये हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरे तरह का उसी प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 है। कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक होती है। मूलधन की जो वृद्धि है समय के साथ, यदि हम p को मूलधन मान लें तो dp/dt, ये हो गया मूलधन की वृद्धि या मूलधन में परिवर्तन। तो कह रहा किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि
R% वार्षिक होती है, मतलब मूलधन का R% बढ़ता है। ठीक, यदि मूलधन शुरू प्रारंभ में क्या है, यदि रुपया 100 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वार का ज्ञात करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान लिया गया है मूलधन, समय और दर। मूलधन, समय और दर। मूलधन मान लिया गया P, समय मान लिया गया T और दर मान लिया गया R। मूलधन, समय, दर P, T और R है। कह रहा है मूलधन में परिवर्तन क्या होता है, dP/dt। ये क्या होता है, R% वार्षिक होता है, मतलब मूलधन का R% बढ़ता है। तो dP/dt बराबर हो गया P का R%, P का R%, क्योंकि dP/dt बराबर हो गया P, R का प्रतिशत बराबर हो गया R/100। ठीक, dP/dt PR 100 हो गया। अब देखिए P वाला पद एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ। अब जो वृद्धि हो रही है वार्षिक होती है वो कांस्टेंट है, जो 2% हो सकता है, 3% होता है। इसका मतलब R क्या है, कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे R कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो dP/dt का लाग मॉड P हो जाएगा, R भी कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 dt क्या हो जाएगा, T और C। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो अचर है R और C, दो अचर है। दिए हुए प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों अचर का मान ज्ञात करेंगे हम। अब और मान निकाल करके समीकरण 1 में हम रख देंगे। कह रहा कि जब t/0 मतलब शुरू में ही जब t का मान 0 है तो मूलधन कितना है, 100 रुपये है। तो समीकरण 1 में t/0 रखने पर p बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो t/0 रखेंगे पद 0 हो जाएगा, c बराबर इतना हो गया, समीकरण नंबर 2। और जब करा 10 वर्ष पश्चात मतलब t/10 है तो p पहले का कितना हो गया है, 2 गुना हो रहा है, मतलब p बराबर हो जाएगा 2 × 100 200 हो जाएगा। तो t के जगह क्या रखेंगे, समीकरण 1 में 10 रखेंगे और p के जगह हो जाएगा 200, 1,02,000 R/100। t का मान है 10, 10 कैंसिल हो जाएगा लाख, और c का मान कितना आया है हमारा, 1,00,000। पक्षांतर कर लेंगे, R/100 ये हो गया 1,02,000 बराबर R/100। R बराबर हो जाएगा 10 × 1,02,000। 1,02,000 का मान दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब R का मान कितना है, 6.93% है। ये हो गया। ये हम किस तरह के प्रश्न हल करेंगे, बाकी प्रश्न जो है NCERT के किताब में दिखा हुआ है, इसी प्रश्नावली में दिया हुआ है। जितने अलग अलग तरह के प्रश्न दिए हुए थे एक एक बता दिया गया है, बाकी आप करिएगा। अब आता है समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। अगला जो है, पहला था अवकल समीकरण हल करना, सेपरेबल वेरिएबल मेथड। अब आता है समघातीय फलन। तो देखो दो चरों का फलन, इसमें x और y हो का फलन f(x,y) n घात का समघातीय फलन। समघातीय फलन कहलाता है यदि x को x की जगह हम लिख दें λx और y की जगह हम लिख दें λy। ठीक, प्रतिस्थापित करने पर फलन का मान इस रूप में आ जाए, λn f(x,y) हो जाए, तो हम कहते हैं समघातीय फलन है, n घात का है। यदि n बराबर 0 है, 0 घातीय फलन हो जाएगा। यदि n बराबर 1 आ रहा है, 1 घातीय फलन, समघातीय फलन हो जाएगा। ठीक, अब हमको हल करना है इस तरह का, एक कोटि और एक घात का अवकल समीकरण हल करना है। देखिए dy/dx बराबर f(x,y) आ गया के रूप वाला अवकल समीकरण समघातीय। देखिए यह फलन, यह समघातीय तब कहलाता है यदि f(x,y) शून्य घातीय वाला समघातीय फलन हो। शून्य घात मतलब कि x की जगह पे λx, मतलब यह शून्य घातीय वाला फलन तब कहलाएगा। इसका मतलब कि x की जगह हम क्या रख दें, λx रख दें, और y की जगह हम रख दें λy। तो जो f(x,y) है वह इस रूप में आ जाएगा, λ0 f(y) इस रूप में आ जाए। वही लिखा हुआ है कि यदि dy/d f(x,y) यह अवकल समीकरण समघातीय तब कहलाएगा जब यह f(x,y) यह शून्य घातीय वाला समघातीय हो। जैसे यहाँ देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में,
देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, ये एफ एक्स वाई है, एक्स और वाई दोनों है। एक्स की आप लेमडा एक्स रख दिए, वाई की जगह पे लेमडा वाई रख दिए, डी वाई बाई डी एक्स इतना हो गया। लेमडा ऊपर नीचे कॉमन हो जाएगा, एक घात एक घात ऊपर जाएगा, लेमडा घात 0 हो जाएगा। अब बाकी वही आ गया। देखिए यह किसके बराबर है, एफ एक्स वाई के बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लेमडा पे घात 0 एफ एक्स वाई आ गया। इसका मतलब यह एक शून्य घातीय, यह एक समघातीय फलन हो गया। इसका घात क्या है, 0। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यदि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होना नहीं होता है तो दूसरा देखते हैं कि क्या यह एक समघातीय अवकल समीकरण है क्या। ठीक, यदि यह दूसरा देखा जाए सामान्य रूप से, सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स दिए हुए समीकरण, जो भी समीकरण दिया हुआ है वहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात के डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिख लेते हैं। यह बराबर हम मान लेंगे कि एफ एक्स वाई, ये हो गया, डी वाई बाई डी एक्स लिख लिए। अब हम देखते हैं कि क्या प्रत्येक पद का घात समान है कि नहीं है। प्रत्येक पद देखना है, मतलब कि एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स का घात 1 दिया हुआ है, वाई का घात 1 हो जाएगा, दोनों को मिला कितना हो जाएगा, एक घात 2 हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक पद का घात लेना है इसमें। तो देख डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं, हम देख लेते हैं क्या प्रत्येक पद का घात समान है नहीं समान है। यहाँ वाई का घात 2 है, एक्स का घात 2 है, मतलब अंत देखिए 2 गया। यहाँ एक्स और वाई मिला के इसका भी घात 2 है, तो प्रत्येक पद का घात क्या है, समान है। तो एक समघाती अवकल समीकरण हो जाएगा यहाँ पर। और हल चेक करना होगा तो ऐसे कर लेंगे, एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई, लेकिन हमेशा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स लिख लिए। अब ये समघाती है, जो ही समघाती फलन आ जाता है तो हम मान लेते हैं y बराबर वी एक्स के रूप में लिख लेते हैं। y को हम हमेशा क्या मानेंगे, वी एक्स मान लेंगे, जहाँ v क्या है, x का एक फलन है। सबसे पहले y बराबर वी एक्स मान लेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डी वाई डी एक्स निकालते हैं। यह दो फलनों के गुणनफल के रूप में है, तो पहला फलन बाहर v बाहर हो जाएगा, x का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, और दूसरा फलन क्या है, v है, तो हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। तो v की जगह क्या रख देते हैं, y की जगह क्या रख देते हैं, वी एक्स रख देते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स रख देते हैं। यहाँ वही किया गया है। देखिए ये समीकरण समघाती समीकरण हो गया। y बराबर वी एक्स रखने पर x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, इसको रख देंगे, यह हो गया वी एक्स डी वी बटा डी एक्स, और y की जगह क्या हो गया, वी एक्स, तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हल कर लिए, इस देखिए इस रूप में आ गया। अब क्या करते हैं, v वाला पद ट्रांसफ़र करके एक तरफ करते हैं और बाकी एक तरफ करते हैं, तो एक्स डी वी बटा डी एक्स हो गया, वी स्क्वायर माइनस 1/2v माइनस v हो गया। ठीक, हल करने के बाद इतना आ गया। देखिए हल करने के बाद इतना आ गया। अब यह जो है पुराने मेथड, जो पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, v वाले पद को dv के साथ लिख लेंगे और x वाले पद को dx के साथ। तो इसको ऐसे लिख लिया गया, देखिए ऐसे लिख लिया गया। ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा। अब 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर हम t मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2v dv बराबर हो जाएगा dt। ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, तो 2v dv बराबर dt। तो इसकी जगह पे हो जाएगा dt अपान t बराबर होगा माइनस डी एक्स अपान एक्स हो गया। dt क्या हो जाएगा, लाग माड ऑफ टी माइनस लाग, क्योंकि दोनों लाग के रूप में आ रहा है, इसको हम तीसरा भी जो अचर पद होगा उसको भी लाग के रूप में लिख लेते हैं। पक्षांतर कर देंगे इधर, ये प्लस हो जाएगा, लाग टी प्लस लाग एक्स बराबर हो जाएगा लाग सी, लाग एक्स टी बराबर हो जाएगा लाग सी, इसलिए एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा सी। टी बराबर क्या माना गया है, टी बराबर टी का मान क्या माना गया है 1 प्लस वी स्क्वायर। देखिए क्योंकि जो समीकरण का हल आएगा वह एक्स और वाई के रूप में आएगा, तो टी की जगह हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, यह हो गया एक्स। अभी बराबर देखिए वाई बराबर माना गया था
वी एक्स, इसलिए वी बराबर हो जाएगा वाई बटा एक्स। तो हो गया एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम समघाती अवकल समीकरण का हल करेंगे। तो आपके पास 2 चैप्टर हो गया। एक पहला, इसके पहले जो बताया गया था कि हर तरह के जितने प्रश्न, जितने प्रकार के दिए हुए थे, एक एक हल बता दिया गया है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करिएगा। बाकी समघाती अवकल से समीकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करिएगा, और जो नहीं आता है उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं आगे की वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।